राधे। बेटा, संधि का आपका लेक्चर व्याकरण में चल रहा था। स्वर संधि पढ़ा दी, व्यंजन संधि भी हमने आपको पूरी पढ़ा दी, और अब एक आखिरी संधि है विसर्ग संधि, जो हम आपके सामने फिर से लेकर के हाजिर हुए हैं। यह साहित्यिक हिंदी के बच्चों के लिए है। कक्षा 11 के भी बच्चे इसको पढ़ लें, क्योंकि 12 में उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा। तो अभी से पढ़े रहेंगे तो प्रैक्टिस होती रहेगी और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये विसर्ग संधि का लेक्चर हम आपके सामने लेकर के फिर आ गए हैं। ये पहला लेक्चर है, दूसरे लेक्चर में ये भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए, पहले विसर्ग संधि होती क्या है पहले वो जान लीजिए। विसर्ग का निशान ये होता है, ऊपर नीचे दो बिंदी। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण होने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि विसर्ग के बाद, यानी पहले पद में विसर्ग आए और उसके बाद चाहे स्वर आए और चाहे व्यंजन वर्ण हो, तो उसकी वजह से विसर्ग में जो परिवर्तन हो जाता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ये विसर्ग संधि भी कई प्रकार की होती है, लेकिन हम आपको उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपके कोर्स में है। तो सबसे पहले है आपकी विसर्ग संधि, जिसका सूत्र होता है विसर्जनीयस्य सः। सूत्र है विसर्जनीयस्य सः। सूत्र हम इसलिए लिखते हैं कि कभी कभी सूत्र भी पूछा जाता है कि इस संधि का सूत्र क्या है, या ये सूत्र किस संधि का है। इस तरह से प्रश्न कई बार आया हुआ है, इसलिए हम आपको हर संधि का सूत्र बता देते हैं। अब इसका पहले नियम पढ़ लीजिए। क्या है नियम? यदि विसर्ग के बाद, यानी पहले दो शब्दों को मिलाकर के ही संधि, संधि माने जोड़, दो शब्दों को जब हम जोड़ते हैं तो वहां पर संधि होती है। तो पहले शब्द के अंत में विसर्ग के बाद जो दूसरा शब्द आए उसमें खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार हम आपको उसके पहले भी बता चुके हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और तीनों तरह के स श खर प्रत्याहार में इतने वर्ण होते हैं। हर वर्ग का पहला और दूसरा, जैसे क वर्ग का का ख, च वर्ग का च छ, ट वर्ग का ट ठ, ता वर्ग का ता था और प वर्ग का पा फ। इतने ही वर्ग होते हैं या नहीं होता है? ठीक है। तो और तीनों तरह के श के वर्णों में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। फिर से नियम समझ लीजिए। यदि विसर्ग के बाद, यानी पहले पद के अंत में विसर्ग आए और दूसरे पद का जो पहला वर्ण हो वो खर प्रत्याहार का हो, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला या दूसरा हो, या स श श में से कोई भी वर्ण आए, तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। जैसे अब उदाहरण देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कह धन चित, देखिए पहले पद के अंत में विसर्ग आया है, इसके बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आना चाहिए था, यानी पहला या दूसरा वर्ण किसी भी वर्ग का। तो च छ ये पहला वर्ण है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर स, कस धन चित, ये तो हो गया। अब यहाँ पर आपका इश्चुत्व संधि का प्रयोग, विसर्ग संधि में यह है कि एक बार विसर्ग संधि का प्रयोग होता है, उसके बाद और भी संधियों का प्रयोग हो करके संधि की जाती है। अभी तक इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि एक ही संधि का प्रयोग करते थे और शब्द नए बन जाते थे, लेकिन विसर्ग संधि में विसर्ग संधि के साथ साथ व्यंजन संधि और स्वर संधि का भी प्रयोग होता है। अब ये कस धन चित है, तो ये हो गया आपका सकार त वर्ग, या सकार या ता वर्ग के पश्चात अगर च वर्ग आए तो क्या हो जाता है? ता वर्ग को च वर्ग में बदल देते हैं, या सकार को शकार में बदल देते हैं। तो ये सकार है, ये शकार में बदल गया। इश्चित्व संधि देखिएगा, तो ये श हो गया, वो भी आधा, तो ये हो जाएगा कश्चित। इस इश्चित्व संधि में यहां से यहां आए विसर्ग संधि, यहां से यहां गए इश्चित्व संधि। रामः धन चलति,
विसर्ग आया है, उसके बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आया है, तो विसर्ग को हम सा में बदल दिए, रामस धन चलती। अब यहाँ पर इश्चित्व संधि का प्रयोग किया तो रामस चलती। हरिह चरती, विसर्ग विसर्ग के स्थान पर सा हो गया, यहाँ पर आपका खर प्रत्याहार का वर्ण है तो हरिश चरती, फिर यहाँ से इश्चित्व संधि हो गई हरिश चरती। रामः धन टंकारयति, यहाँ पर इष्टुत, पहले देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण है ट है, तो रामस्तंकारयति। अब यहाँ पर इष्टुत्व संधि है, इष्टुत्व संधि में सकार या ट वर्ग के पश्चात च वर्ग आना चाहिए या शकार आना चाहिए था। इष्टुत्व संधि में सकार या ट वर्ग के पश्चात ट वर्ग आए तो ट वर्ग को ट वर्ग में बदल देते हैं और सकार को शकार, वो खटकोड़ वाला शकार में बदल देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हुआ रामष्टंकारयति। इष्टुत्व संधि में ये वाला शा होगा और इष्टुत्व संधि में ये वाला शा होगा। पीछे आप देखिएगा, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। उसी तरह नरह चलती, विसर्ग को सा में बदल दिया नरस चलती, और यहाँ पर फिर इष्टुत्व संधि नरस चलती। ठीक है, उपर्युक्त जो ऊपर उदाहरण दिए गए हैं, उपर्युक्त उदाहरणों में विसर्ग को स होने के बाद स्तोह इश्चुना इश्चुया इष्टुत्व संधि के द्वारा स का श हो गया है, और यहाँ पर केवल आपका इष्टुत्व संधि हो गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ और भी उदाहरण है। विष्णु धन त्राता, विष्णु धन त्राता, तो विसर्ग विसर्ग के बाद आपका कहेंगे त्र बेटा संयुक्त व्यंजन है, इस पर ता और र आते हैं, तो उस हिसाब से ता और र से मिल करके ये त्र बनता है, तो ये ता हम इसको खर प्रत्याहार का ही वर्ण मानते हैं। तो विसर्ग के स्थान पर हो गया स विष्णु धन त्राता। अब चूंकि यहाँ पर इष्टुत्व संधि नहीं लगेगी, क्योंकि इष्टुत्व संधि में पहले पद में आपका सकार या ता वर्ग आना चाहिए था, उसके बाद च वर्ग आना चाहिए था। यहाँ पर बाद में ता आया है, इसलिए हम केवल इस श को सकार को शकार में बदल देंगे, शकार में नहीं बदलेंगे, क्योंकि सकार में ये तब बदलता, सकार को शकार में हम तब बदलते जब बाद में आपका क्या होता, या तो टा वर्ग होता या तो च वर्ग होता। न टा वर्ग है न च वर्ग है, इसलिए इसी सा को केवल आधा करके विष्णुस्त्राता कर देंगे। इष्टुत्व संधि इष्टुत्व संधि के अनुसार सकार या शकार, सकार या ता वर्ग के पश्चात इष्टुत्व में च वर्ग आना चाहिए, च वर्ग नहीं है। इष्टुत्व में सकार या ता वर्ग के पश्चात टा वर्ग आना चाहिए, वो भी नहीं है, तो इसलिए हम सकार को शकार में नहीं बदलेंगे, ये सकार ही रहेगा, केवल आधा हो जाएगा, ये विष्णुस्त्राता हो जाएगा। उसी तरह दुष्टः ताडयति, विसर्ग है, विसर्ग के पश्चात यहाँ पर विसर्ग संधि लगेगी, क्योंकि ता जो है वो खर प्रत्याहार है, तो विसर्ग को स में बदल देंगे दुष्टस्ताडयति। और वही चीज यहाँ पर भी है, सकार के बाद या तो ट वर्ग हो या तो च वर्ग हो, कोई नहीं है, तो इसी स को हम आधा कर देंगे दुष्टस्ताडयति। नमः धन ते, तो विसर्ग के बाद आपका खर प्रत्याहार का वर्ण है, तो विसर्ग को हम सा में बदल दिए नमस धन ते। अब यहाँ पर भी वही, सकार के बाद आपका या सकार के बाद या तो ता वर्ग ट वर्ग होना चाहिए था, या तो च वर्ग, न च वर्ग है न ट वर्ग है, इसलिए हम इस सा को शकार में नहीं बदलेंगे, केवल इसी श को आधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा नमस्ते। नियम के अनुसार ही चलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इष्टुत्व या इष्टुत्व संधि को हम तभी बदलते हैं जब सकार या शकार के बाद या तो च वर्ग आए और या तो ट वर्ग आए। अगर नहीं आता है तो केवल हम सा को आधा सा में बदल देंगे, सकार को हम शकार में नहीं बदलेंगे। तो ये अपवाद स्वरूप है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है बेटा। तो ये विसर्ग संधि थी पहली। अब दूसरी संधि की बात करते हैं, वो है आपकी रुत्व संधि। रुत्व संधि जिसका दो सूत्र है, इसमें दो नियम चलता है बेटा,
दो नियम साथ ही साथ चलता है, इसीलिए इसके दो सूत्र हैं। पहला सूत्र है सस जुषो रूह और दूसरा है खर वसान योर विसर्जनीय। खर वसान योर विसर्जनीय, ये दो सूत्र है, दो नियम का प्रयोग होगा। कैसे होगा? दोनों नियम हमने लिखा हुआ है। नियम पहला वाला ससु जशो रूह के लिए, यदि पद के अंत में स तथा सजुष शब्द के शा के स्थान पर रा हो जाता है, यदि किसी शब्द के अंत पदांत यानी पहले पद के अंत में अगर स हो या सजुष शब्द का शा हो, तो इस सा और इस श के स्थान पर हम रा हो जाता है। ये पहला नियम लागू किया। अब उसी का दूसरा नियम, इस पदांत रा के बाद हमने सा या शा को रा में बदल दिया। अब उसके बाद जो दूसरा शब्द आए उसके बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। खर प्रत्याहार ऊपर लिखा आपको, किसी वर्ग का पहला या दूसरा या तीनों प्रकार का श हो, अथवा कोई वर्ण ना हो, खर प्रत्याहार का वर्ण हो और चाहे ना हो तो र के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। पहला नियम कहता है कि यदि पद के अंत पहले पद के अंत में सा हो या सजुष शब्द का जो शा है, ये शा, इसके स्थान पर हम रा कर देते हैं। अगर ये सा होगा तो भी रा हो जाएगा और ये वाला शा होगा तब भी रा में बदल देते हैं। ठीक, ये पहले नियम के अनुसार हमने परिवर्तन किया। अब दूसरे नियम के अनुसार रा करने के बाद जो दूसरा शब्द है उस वहां पर खर प्रत्याहार का वर्ण हो और चाहे ना हो, खर प्रत्याहार का वर्ण हो और चाहे ना हो, दोनों ही स्थितियों में हम रा को फिर से विसर्ग में बदल देते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए, रामस धन पठति, रामस धन पठति। पहला नियम कहता है पदांत स यानी पद के अंत में, पहले पद के अंत में क्या हो? सा हो या सजुष का ये वाला शा हो। पहले पद के अंत में क्या है? सा है। तो इस नियम के तहत हम क्या करेंगे? इस सा को रा में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा रामर धन पठति। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि रा के बाद जो दूसरा शब्द है इसमें खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो और चाहे ना हो। तो खर प्रत्याहार यहाँ पर है, खर प्रत्याहार का वर्ण, खर प्रत्याहार यानी किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा, तो ये प पहला वर्ण है तो है। अगर है तो इस रा को हम विसर्ग में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा रामः पठति। ठीक, अब देखिए सजुष, आपके पहले नियम के अनुसार इस शा के जगह पर क्या हो जाएगा? रा, तो ये हो जाएगा सजुर। ठीक, अब उसमें कहा है रा के बाद या तो खर प्रत्याहार का वर्ण हो और चाहे ना हो, यहाँ नहीं है इसके बाद, केवल यही एक शब्द है, तो हम रा को किस में बदल देंगे? विसर्ग में, तो ये क्या हो जाएगा? सजुह। ठीक, गौस चरति, पहले पद के अंत में सा आया है तो इस सा को हम रा में बदलेंगे गौर चरति। अब इस रा के बाद यहाँ पर देखिए खर प्रत्याहार का वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण च आया है, तो इस रा को हम किस में बदल देंगे? विसर्ग में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा गौः चरति। आया समझ में बेटा? तो ये आपका विसर्ग संधि का दो संधि हमने पढ़ाया, दो और बची है, वो अगले लेक्चर में हम पढ़ा करके खत्म कर देंगे। आपको कैसा लगा हमारा पढ़ाया हुआ? कमेंट्स के द्वारा हमें बताने की जरूर कोशिश करिएगा। ठीक है, सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे।